इंडिया में देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 65% तो गोल्ड में अलग अलग तरीके से इन्वेस्ट कर दिया जाता है। क्या आप इनमें से एक होते हैं? और देखें तो यह डिसीजन लेने के लिए किन फैक्टर्स आपको इन्फ्लुएंस कर दिया जाता है? क्या ये तो इंडिपेंडेंट चॉइस होते हैं और कि सोसाइटल नॉर्म्स होते हैं? अगर वो तो सोसाइटल नॉर्म्स है तो इसकी एक्चुअल कारण तो क्या होते हैं? क्या है गोल्ड आपके लिए एक्सपेक्टेड रिटर्न्स कमा कर दिया जाते हैं? और गोल्ड तो बाकी अदर इन्वेस्टमेंट से भी अच्छा परफॉर्म कर दिया जाता है। जैसे इंडिया में क्रिकेट तो बाकी अदर स्पोर्ट्स से डोमिनेट कर दिया जाता है। आज यह वीडियो में इस सवाल की जवाब आपको मिल जाएगी। चलो वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू होलिस्टिक इन्वेस्टमेंट डॉट इन यूट्यूब चैनल। ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट वर्सेस मॉडर्न इन्वेस्टमेंट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रीसेंट डेटा मार्च 2023 में यही इंडिकेट करते हैं कि 15.7% ऑफ इंडियन हाउस होल्ड्स तो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं और 15.5% तो गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया जाता है और 4.7% ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं। क्यों ज़्यादा इंडियंस तो मॉडर्न इन्वेस्टमेंट जैसे म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक में इन्वेस्ट करने के बावजूद ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट जैसे गोल्ड और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं? क्यों गोल्ड और रियल एस्टेट के लिए ज़्यादा वेटेज तो दे दिया जाते हैं? यह सवाल के जवाब तो ज़्यादा सिंपल होते हैं। हम सब के लिए एक डीप रूटेड बिलीफ होता है कि यह सारी ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स तो इनहेरेंटली सेफ़ होते हैं, लेकिन भी हम तो इसको ब्लाइंडली फॉलो मत करना चाहिए। हम तो इसको क्रिटिकली एनालाइज करना चाहिए, जिसके वजह से हम एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकेंगे। क्या मॉडर्न इन्वेस्टमेंट तो सेफ़ होते हैं? अगर आप देखें तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट तो पहले ही शुरुआत कर दिया जाते हैं और पहले म्यूचुअल फंड कंपनी होते हैं कि यूटीआई, जो 1963 में लॉन्च कर दिया जाते हैं और इसके साथ प्राइवेट म्यूचुअल फंड का इंसेप्शन तो 1993 में हो चुका है। सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो रेगुलेटरी बॉडी जो स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड को गवर्न कर दिया जाते, वो तो 1988 ही शुरुआत कर दिया जाते। अगर आप देखें तो चिट फंड्स और कि क्रिप्टो करेंसी की तरह जिसमें कोई भी प्रॉपर रेगुलेटरी बॉडी नहीं होते, स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में देखें तो हाई डिग्री ऑफ लीगल प्रोटेक्शन होते हैं। और सेबी तो सभी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट जैसे स्पॉन्सर्स, ट्रस्टीज, असेट मैनेजमेंट कंपनीज, कस्टोडियंस और रजिस्टर्स ये सबको हैंडल करते हैं, जिसके वजह से वो तो इन्वेस्टर के लिए उसका इन्वेस्टमेंट्स को सेफ गार्ड करने में ज़्यादा मदद कर सकेंगे। म्यूचुअल फंड तो सेबी इंडियन रूल्स को फॉलो करने की ज़रूरी पड़ती है, जिसके वजह से वो तो मिसकंसेप्शन ऑफ फंड्स को प्रिवेंट कर सकेंगे। आज भी यूलिप्स में देखें तो एंट्री लॉ चार्जेस और एलोकेशन चार्जेस होते हैं, लेकिन सेबी में देखें तो 2009 साल में ही वो तो एंट्री लॉ चार्जेस को बैन कर दिया जाते हैं। सेबी इसी तरह मेजर्स लेने के लिए कोशिश कर दिया जाते हैं, जिसके वजह से वो तो इन्वेस्टर्स की इंटरेस्ट को सेफ गार्ड कर सकेंगे। गोल्ड इन्वेस्टमेंट, ट्रूथ वर्सेस मिथ। क्या हमेशा गोल्ड उड़ते ही रहते हैं? क्या गोल्ड स्टॉक मार्केट की तरह किसी भी डाउन टर्न एक्सपीरियंस नहीं कर सकेंगे? सच में देखें तो गोल्ड प्राइस भी स्टॉक मार्केट की तरह फ्लक्चुएट हो सकेंगे और इसमें भी डिक्लाइन होने के मौका होते हैं। इसको अच्छा तरीके से समझने के लिए हम एक हिस्टोरिकल फिगर्स को एवेल्युएट करते हैं। 2012 साल में देखें तो 1 ग्राम गोल्ड कॉइन तो 3105 रुपीज़ तक पहुंच गए हम और 2015 साल में देखें तो वही 1 ग्राम गोल्ड कॉइन तो 2634 रुपीज़ के लिए नीचे गिर गए हम और 2018 साल में देखें तो वही 1 ग्राम गोल्ड कॉइन तो फिर 3100 प्राइस तक पहुंच गए हैं। अगर आप 2015 टू 2018 देखेंगे तो यह तो राइज हो चुके हैं, लेकिन 2012 से 2015 देखेंगे तो ये तो सिग्निफिकेंट डिक्लाइन को एक्सपीरियंस कर दिया जाता है, वो होते कि -15%। और देखें तो गोल्ड तो हमेशा आपके लिए रिटर्न्स नहीं जनरेट कर सकेंगे। अगर आप देखें तो 6 साल तक ये तो किसी भी पॉजिटिव रिटर्न्स इन्वेस्टर्स के लिए नहीं दे चुके हैं और इसी तरह फ्लक्चुएशन गोल्ड में आने की मौका तो ज़्यादा हो सकेंगे। ज़्यादा समय देखेंगे तो गोल्ड का प्राइसेस तो ज़्यादा स्टैग्नेंट भी हो सकेंगे और वो तो 6 इयर्स के लिए भी स्टैग्नेंट होने की मौका होते हैं। इसी कारण के लिए हम यह कह सकें कि बैंक एफडी की तरह ये तो इन्वेस्टर्स के लिए स्टेबल रिटर्न्स कमाने में मदद नहीं कर सकेंगे। अब हम गोल्ड इन्वेस्टमेंट के साथ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को कंपेयर करते हैं और देखें कि जिसमें इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा रिटर्न्स कमाने के मौका होते हैं। अगर इन्वेस्टर जनवरी 2009 से शुरू होते हुए दिसंबर 2023 तक हर महीने 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं तो 15 ईयर्स अंतिम पर उसका टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू होते हैं कि 18 लाख और वो देने वाले टोटल रिटर्न्स होते हैं कि 39.37 लाख।
और इसका ग्रोथ रेट होते हैं कि 9.77%। क्या इन्वेस्टर लेने वाले अंडरलाइंग रिस्क के लिए ग्रोथ रेट तो सही होते हैं? अगर इन्वेस्टर वही अमाउंट निफ्टी इंडेक्स में इन्वेस्ट कर दिया जाते तो उस 15 साल होने के बाद या 15 साल में इन्वेस्टर का निफ्टी रिटर्न्स होते हैं कि 13.98%। और देखें तो उसका टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू होते हैं कि 18 लाख, लेकिन वो कमाने वाले रिटर्न्स होते हैं कि 52.61 लाख। अगर इन्वेस्टर गोल्ड में इन्वेस्ट करने के बावजूद निफ्टी में इन्वेस्ट कर दिया जाते तो उसके लिए 13 लाख एक्स्ट्रा कमाने के मौका होते हैं। अगर इन्वेस्टर इक्विटी म्यूचुअल फंड चुन कर दिया जाते तो उसके लिए क्या होते हैं? अगर देखें तो वही इन्वेस्टर हर महीने 10,000 रुपीज़ 15 ईयर्स के लिए HDFC फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट कर दिया जाते तो उसका टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू होते हैं कि 18 लाख, लेकिन वो कमाने वाले रिटर्न्स होते हैं कि 69.85 लाख। कारण होते हैं कि ये देने वाले एनुअल रिटर्न्स होते हैं कि 16.43%। ये 16.43% होने के कारण गोल्ड से भी वो तो इन्वेस्टर के लिए 30 लाख एक्स्ट्रा कमाने की मौका होते हैं। इसी कारण के लिए हम बोल सकते हैं कि दोनों निफ्टी इंडेक्स और इक्विटी म्यूचुअल फंड तो इन्वेस्टर के लिए गोल्ड से भी अधिक रिटर्न्स कमाने के लिए पोटेंशियल होते हैं, और ये रिटर्न्स तो गोल्ड से भी अधिक होने के कारण उसके लिए उसका इन्वेस्टमेंट गोल्स अचीव करने में भी ज़्यादा मदद कर सकेंगे। अब अगले हम पोर्टफोलियो एलोकेशन के बारे में बात करते हैं। जब आप हिस्टोरिकल डेटा और रिटर्न्स के बारे में जानकारी लेते हैं तो आपको यही पता चलता है कि आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में गोल्ड की इन्वेस्टमेंट तो ज़रूरी पड़ती है, लेकिन इसकी मतलब नहीं है कि आपका लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स और ओवरऑल वेल्थ एक्यूमुलेट करने के लिए आप तो ज़्यादा गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। जब आप लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया जाते तो आपका लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स और वेल्थ एक्यूमुलेट करने के लिए भी ये तो एक सूटेबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकेंगे। आप एज ए इन्वेस्टर तो ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है, जब स्टॉक मार्केट की प्राइसेस तो ज़बरदस्त से नीचे गिरते उस समय गोल्ड की प्राइसेस तो ऊंची बच सकेंगे, और जब स्टॉक मार्केट की प्राइसेस तो ज़बरदस्त से ऊंची बच सकेंगे जिस समय गोल्ड की प्राइसेस तो नीचे गिर सकेंगे। ये इन्वर्स कॉरलेशन तो आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी देने में ज़्यादा मदद कर सकेंगे। इसी कारण के लिए हम बोल सकेंगे कि अब तो गोल्ड इन्वेस्टमेंट को बिल्कुल अवॉइड नहीं करना चाहिए, लेकिन इसमें अब तो थोड़ा सा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप देखें तो गोल्ड प्राइसेस तो 2008 मार्केट क्रैश के समय पर गोल्ड प्राइसेस तो ज़्यादा ऊंची बढ़ गए, और 2020 में देखें तो जब कोविड वजह से सभी स्टॉक मार्केट प्राइसेस तो नीचे गिर गए उस समय भी गोल्ड की प्राइसेस तो ऊंची बढ़ गई है। यह नेगेटिव कोरिलेशन तो आपको आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में एक स्टेबिलिटी लाने में ज़्यादा मदद कर सकेंगे। इसी कारण के लिए हम बोल सकेंगे कि अब तो गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन ज़्यादा मत इन्वेस्ट करना चाहिए। आप तो आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में 5 to 10% गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकेंगे, जिसके वजह से आपको ओवरऑल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में ये तो स्टेबिलिटी लाने में ज़्यादा मदद कर सकेंगे। हमने अब तक आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में होने वाले गोल्ड इन्वेस्टमेंट का उपयोग के बारे में बातचीत कर दिया जाते हैं, लेकिन आप एज एन इन्वेस्टर तो जिस तरीके से गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकेंगे। बैंक्स तो इन्वेस्टर के लिए 24 कैरेट गोल्ड को उसका प्योरिटी और सर्टिफिकेशन के बारे में बोलते हुए ज़्यादा प्राइस के लिए बेच कर दिया जाते हैं, लेकिन वही बैंक्स तो आपसे गोल्ड कॉइन्स को वापस नहीं ले सकेंगे। अगर आप ज्वेलरी स्टोर्स में बेचने के बारे में सोचते हैं तो वो तो मार्केट प्राइस के लिए वो तो आपसे खरीद कर दिया जाते, जिसके वजह से आपके लिए एक लॉस हो सकेंगे। अगर आप गोल्ड कॉइन्स ज्वेलरी स्टोर से खरीद कर दिया जाते तो भी आपको ज़्यादा मुश्किल पड़ सकेंगी उसको एनकैश करने में, और देखें तो ज़्यादा समय वो तो अदर ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स के लिए उपयोग कर दिया जाते हैं। इसका कारण होते हैं कि डिडक्शंस जैसे वेस्टेज और कि ऑर्नामेंट मेकिंग चार्जेस। अब अगले तरीके गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए होते हैं कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स और कि SGPS। इसमें देखें तो 8 ईयर का लॉक इन पीरियड होते हैं, और देखें तो ये तो भी इन्वेस्टर के लिए 2.5% एनुअल इंटरेस्ट तो दे दिया जाते हैं। अब ये RBI तो ये बॉन्ड तो इशू कर दिया जाते हैं, और इसमें देखें तो इन्वेस्टर तो स्पेसिफिक रिलीज डेट्स में ही इन्वेस्ट कर सकेंगे। और इसके बाद गोल्ड ETF, अगर इन्वेस्टर गोल्ड ETF में खरीदना चाहते हैं और बेचना चाहते हैं मार्केट प्राइस में, उसके लिए डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर इन्वेस्टर गोल्ड ETF फंड्स ऑफ फंड्स में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं तो इसमें देखें तो ज़्यादा गोल्ड ETF में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं, और इसके लिए कोई भी डीमैट अकाउंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
और अंतिम में इन्वेस्टर चाहते हैं तो वो तो गोल्ड फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकेंगे। जब इन्वेस्टर गोल्ड फंड्स में इन्वेस्ट कर दिया जाते तो उसका फंड तो डायरेक्टली फिजिकल गोल्ड और गोल्ड माइनिंग कंपनीज का स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं। अगर आप SGBS से कंपेयर कर दिया जाते तो इसमें इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा लिक्विडिटी होते हैं। यह वीडियो से आप तो यही कंक्लूजन लेना चाहिए, अगर आप ज़्यादा गोल्ड में इन्वेस्ट करने के बावजूद मॉडर्न इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज जैसे स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकेंगे, जिसके वजह से आप तो ज़्यादा एडिशनल प्रॉफिट्स तो कमा कर सकेंगे। अगर आप देखें तो आप तो गोल्ड को एक इन्वेस्टमेंट चॉइस की तरह कंसिडर कर सकेंगे, लेकिन इसमें होने वाले वॉलीटिलिटी और रिटर्न तो आप एज ए इन्वेस्टर के लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए कोई भी बेनिफिशियल नहीं हो सकेंगे। अगर आप इच्छा करते हैं कि आपका पोर्टफोलियो में गोल्ड की एलोकेशन होना चाहिए, यही कारण के लिए आप तो बैंक से गोल्ड कॉइन्स को मत खरीदना चाहिए। इसके बावजूद आप तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकेंगे, जो आपको गोल्ड इन्वेस्टमेंट के लिए एक वाइसर अप्रोच हो सकेंगे। और आप तो जुडिशियसली आप तो गोल्ड इन्वेस्टमेंट बनना चाहिए, जिसके वजह से आपका पोर्टफोलियो भी स्टेबलाइज हो सकेंगे और वो स्टेबलाइज पोर्टफोलियो वजह से आपको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में भी मदद कर सकेंगे। और देखें तो आप एज इन्वेस्टर तो पहले यह ध्यान रखना है कि मॉडर्न इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ तो ज़्यादा बेहतर होते हैं, और ये मॉडर्न इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज जैसे म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट तो आपको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में ज़्यादा तरीके से मदद कर सकेंगे। यह फैक्ट को अगर आप एक्नॉलेज कर दिया जाते तो आप तो एक आइडियल इन्वेस्टमेंट बन पाएगी, जो आइडियल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो आपको फाइनेंशियल गोल्स और फ्यूचर माइलस्टोन्स अचीव करने में मदद कर सकेंगे। अगर आपको यह गोल्ड इन्वेस्टमेंट के बारे में और भी फर्दर एनालिसिस और डिटेल एनालिसिस इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो हमारा आर्टिकल पढ़ सकेंगे, और इस आर्टिकल का लिंक तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर तुमको इस टॉपिक में और कोई अदर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक में संदेह है तो हमारा फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। अपॉइंटमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में और फाइनेंस के बारे में तुमको ज़्यादा बताना चाहिए तो हमारा लाइव वेबिनार अटेंड कर दीजिए। वेबिनार का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है। इस वीडियो तुमको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।